तो ऑलमोस्ट टाइम हमारा बच गया है 9:13 और हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर। ठीक है, नया चैप्टर इन सेंस चैप्टर कौन? लॉज ऑफ मोशन। चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, देखो काफी इंटरेस्टिंग, काफी मजेदार, जितना तारीफ किया उतना कम, मतलब ऐसा चैप्टर है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बात ये कर सकते हैं बाबू कि जो तुम पीछे अभी तक पढ़े छोड़ दो, अभी तक जो पढ़े हो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन। मतलब बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है ना, अगर बढ़िया से पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। कितना मजा? जितना मजा तुम मूवी देखने में आता, सीरियल देखने में आता, उतना मजा आएगा। इस चीज को पढ़ने से पहले बाबू हमको कुछ बातें पता होनी चाहिए। जैसे पहला बात करें डिस्टेंस क्या है, सबको पता है? अरे बोलो ना। यस सर। दूसरा डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए, पता है? यस सर। डिस्प्लेसमेंट। तीसरा बात क्या? स्पीड पता होना चाहिए, क्या? स्पीड। उसके बाद क्या? वेलोसिटी। और उसके बाद क्या? एक्सेलरेशन। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या? इक्वेशन ऑफ मोशन। ये सारी बातें हमको पता होनी चाहिए, तब हम जाके इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर ये नहीं पता है तो इस पर आप काम कीजिए, इसको पढ़िए, उसके बाद चीजें यहाँ पे समझ में आएगा। ये तो फिजिक्स का बात हुआ। इसके अलावा कुछ मैथ हमको जरूरी है, जैसे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हमको आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर हमको आना चाहिए, इंटीग्रेशन हमको आना चाहिए और डिफरेंशिएशन हमको आना चाहिए। ठीक है, इतना बातें हमको अगर पता है तब जाके इस चैप्टर को हम पढ़ सकते हैं। क्या ये बातें हमको पता होनी चाहिए? ये सब पढ़ाई हो चुका है टोटल, सबको क्लियर है? इसमें भी स्पीड में एवरेज, इंस्टेंटेनियस, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, सेंट्री वेलोसिटी में, एक्सेलरेशन में और बस नहीं में, इतना हम लोगों को पता होना चाहिए, तब जाकर हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है हमारा लॉज ऑफ मोशन, अब तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे काइनेमेटिक्स। क्या पढ़ रहे थे? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स एक मैकेनिक्स का ब्रांच था, हाँ ना जी, मैकेनिक्स का एक ब्रांच था। मैकेनिक्स में ही आता था हमारा क्या? काइनेमेटिक्स। तो मैकेनिक्स में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके दो चैप्टर, क्या बोलते हैं हम लोग? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स जो है वो रेस्ट और मोशन के साथ डील करता है, मतलब कि इसमें हम लोग रेस्ट और मोशन के बारे में जानते हैं, लेकिन क्यों होता है रेस्ट और मोशन ये बात नहीं जानना होता है। मतलब काइनेमेटिक्स में हम लोग मोशन क्यों हो रहा है, रेस्ट पे क्यों ऑब्जेक्ट है, ये बातें हमको जानना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसके हम लोग इफेक्ट को जानते हैं, जानते हैं इफेक्ट को। लेकिन जो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है काइनेटिक्स। इसको काइनेटिक्स में रखते हैं, जिसको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बोल रहे हैं। जो एनएलएम है ये मैकेनिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग काइनेमेटिक्स तो पढ़ेंगे ही, लेकिन काइनेमेटिक्स के साथ साथ हम लोग एक चीज और पढ़ लेंगे, इसमें मोशन क्यों हो रहा है, किसी चीज में मोशन प्रोड्यूस हुआ तो क्यों हुआ, ये कौन बताएगा? काइनेटिक्स। क्या कौन बताएगा? काइनेटिक्स। काइनेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं स्पेलिंग, ठीक है ना, काइनेटिक्स का। तो काइनेटिक्स में हम लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं, पहला चैप्टर, और भी है चैप्टर हम लोग देखेंगे। तो काइनेमेटिक्स का कहानी हम लोग अब तक खत्म कर चुके हैं, और जो टॉपिक हम बताएं, जो टॉपिक बताएं वो सारा काइनेमेटिक्स में यूज हो चुका है। फर्स्ट चैप्टर था मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सेकंड चैप्टर था मोशन इन प्लेन, दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमको पढ़ना है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन काइनेटिक्स में कि मोशन क्यों होता है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट में मोशन क्यों होता है। पहली बात तो बताओ कोई मोशन क्यों होता है? मोशन कब होगा कोई ऑब्जेक्ट में? जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, जब फोर्स लगेगा, ठीक है, पहली बात जब फोर्स लगेगा। इसको लॉज ऑफ मोशन या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन या न्यूटोनियन मैकेनिक्स जिसको कहा जाता है, ठीक है, तीनों एक ही बात है। तो सबसे पहले बात आता है कि मोशन तो पढ़ना है, इसमें भी मोशन से रिलेटेड चीज पढ़ना है। उधर तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन नहीं पढ़ते, इसमें हम लोग मोशन से रिलेटेड ही पढ़ना है, लेकिन उस मोशन के पीछे कारण क्या है, क्यों मोशन उस ऑब्जेक्ट में हो गया, उसी को हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। मतलब कि काउच, और काउच को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, एक फिजिक्स में टर्म दिया है इसको हम बोलते हैं फोर्स। क्या बोलते हैं? तो सबसे पहले फोर्स के बारे में एबीसीडी हम लोग जानते हैं कि फोर्स है क्या। तो क्लास 9 में पढ़े हो फोर्स, पुश और पुल, अप एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, कितना तो हम जानते ही हैं।
हो गया खत्म फोर्स। नहीं चलो चैप्टर Action of force. चलो सुनोगे, ये जो फोर्स है एक एक्सटर्नल काउज है, मतलब ये बॉडी का अंदर नहीं होता है, ये बॉडी के बाहर से लगता है, ठीक है। ये एक एक्सटर्नल काउज है जो कि ऑब्जेक्ट में मोशन प्रोड्यूस करता है या मोशन प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है। अगर इसका फॉर्मल डेफिनेशन लिखें हम लोग, जो बुक में लिखा होता है, अ पुश और अ पुल, अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट is called what? Is called force. यही तो फोर्स है, क्या जवाब? यही तो फोर्स है, कुछ नहीं। एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ हमारे यहाँ पे बक्सा, ये ग्राउंड है, ये बाबू राम सुंदर इसको पकड़ के इधर खींच रहा है अपनी तरफ, तो खींच रहा है इसका मतलब क्या कर रहा है? ये एक फोर्स लगा रहा है। ये खींचेगा तो दो बातें हो सकती है, या तो ऑब्जेक्ट इधर की तरफ आएगी और ये अगर मेरे तरफ दूसरा पकड़ा रहा तो इसे खींचा नहीं पाएगा, मतलब इसको खींच नहीं पाएगा। दो केस होता है, या तो ऑब्जेक्ट इधर मूव करे या मूव नहीं करे, ठीक है। तो ये जो इस पे इफेक्ट डाला, इसी इफेक्ट को क्या बोल रहे हम लोग? फोर्स। इसी इफेक्ट को क्या बोल रहे हैं? फोर्स। फोर्स क्या है? एक एक्सटर्नल काउज है। क्या है? एक्सटर्नल एजेंट बोल सकते हो, एक्सटर्नल एजेंट कैसे लिखते हैं? एजेंट which try to या which लिख दो, which produce motion in an object or try to produce motion, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट पे एक एक्सटर्नल काउज जो कि या तो ऑब्जेक्ट को मोशन में ले आए या उसको मोशन में लाने की कोशिश करे, उसी को हम लोग क्या करते हैं? फोर्स करते हैं, ठीक है। अब फोर्स क्या क्या कर सकता है? फोर्स की औकात क्या क्या है? तो बोला औकात देखेगी, औकात देखो, औकात। फोर्स कर क्या सकता है? काउज ऑफ मोशन नहीं बोल सकते इसको, इफेक्ट ऑफ फोर्स बोल सकते, मोशन बोल सकते, सॉरी। फोर्स का क्या क्या इफेक्ट हो सकता है? इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या क्या कर सकता है? इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या क्या? तो ये भी नाइन में पढ़े हो तुम, नया बात कुछ नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो पहली बात कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो ऑब्जेक्ट को फोर्स मोशन में ला सकता है। ये ऑब्जेक्ट मोशन में आ रहा है तो उसको पकड़ के रेस्ट में करता। उधर से फुटबॉल कोई मारा और एक पैर से दबा दिए नीचे, मतलब एक तरफ क्या किए? फोर्स लगा। तो ऑब्जेक्ट मोशन में था, हम फोर्स लगा के उसको कहां ले आए? रेस्ट में। और फुटबॉल रुका हुआ है तो पैर से मार दिए तो क्या में आ गया? मोशन में। पहली बात है कि ऑब्जेक्ट को फोर्स रेस्ट से मोशन और मोशन से रेस्ट में ला सकता है, मतलब कि फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट तो होता है ना, मोशन का दो स्टेट, कौन? रेस्ट एंड मोशन, ठीक है। तो पहला बात है, पहला यहाँ पे सुंदर बात, खूबसूरत बात कि फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट मतलब क्या होता है? रेस्ट या मोशन। मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको फोर्स मोशन में ला सकता है, और अगर मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला सकता है। दूसरी बात, अगर मान लो यहाँ से फुटबॉलर है, एक बाबू यहाँ फुटबॉल खेल रहा है, रोनाल्डो है, ये कौन है? मेसी। ये यहाँ से मारा फुटबॉल को, ये फुटबॉल है, स्विंग, ये आया ऐसे, और जैसे ही ये इसके पास दिया, ये मार दिया इसको ऐसे, तो फुटबॉल किधर चले गया? पहले ये मारा तो इसमें मोशन प्रोड्यूस हुआ, इसमें फोर्स लगाया कौन था? रोनाल्डो। अरे कौन है? मेसी। लो, दो फुटबॉलर है, रोनाल्डो मारा इसको, तो मारा मतलब क्या किया? फोर्स लगाया तो इस ऑब्जेक्ट में मोशन प्रोड्यूस हुआ, और मोशन प्रोड्यूस हुआ तो ये मोशन में आया, और फिर जब इसके पास आया मेसी के पास, तो फिर से ये क्या किया? फोर्स लगाया, और फोर्स लगा के इधर मार दिया। मतलब कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोशन में था, रोनाल्डो मारा तो मोशन में था, मेसी मारा तो नहीं मोशन में, तो मोशन में रहा। लेकिन देखो बाबू इस टाइम जो ऑब्जेक्ट का मोशन था इधर था,
और ई मार्क किधर कर दिया, इधर। इसका मतलब कि इसने फोर्स लगा के मोशन के डायरेक्शन को चेंज कर दिया। मतलब कि फोर्स जो है मोशन के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। एक बात और लिख देख सकते हैं हम लोग, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। बेसिक बात है सब, एबीसीडी 11 में कायदे तुमको नहीं पढ़ा मुझे सब, तुम पढ़े ना दे तुमको इतना, लेकिन फिर भी मेरा परम धर्म है, परम कर्तव्य है कि आपको मैं वो सारी चीजें बताऊं जो आप पिछले जन्म से भूल गए हैं। दो चीज, ठीक है। एक बात और है कि अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट में मोशन, अगर इसको हम ऐसे दबा दें नहीं मुड़ रहा है, बेइज्जती हो गया। सर और भी चीजें थी कि शेप को चेंज करता है। बेइज्जती हो गया सर दो पेन, इसका पेन टूटेगा तो मेरा रिस्क नहीं है, 3 रुपया खाता में डलना। ये है बाबू, इसको ऐसे कर दिए, क्या इसका शेप चेंज हो गया? यस सर। इधर ऐसे कर दिया, फिर शेप चेंज हो गया। इसको ऐसे दबा दिया तो इधर दोनों तरफ पकड़ के दबा दिया तो मेरा हाथ का शेप चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक फोर्स जो है वो किसी ऑब्जेक्ट के साइज को बदल सकता है, शेप को बदलता है। बलून हवा भर रहे हो मतलब कि तुम एक तरह से एयर का फोर्स लगा रहे हो, और फोर्स लगेगा तो बलून का साइज बड़ा होता है, और उस बलून पे क्या करोगे तुम, जोर से फोर्स लगा दो, फिर से उसका साइज चेंज। मतलब कि जो जो फोर्स है वो ऑब्जेक्ट का शेप और साइज को चेंज कर सकता है। ठीक है, आटा गूंथते हो जी, पहले आटा गोल गोल फिर दबा दो तो उसका शेप चेंज हो जाता है। ऐसे तो गोल बना के उसको जो चौकी होता है जो बेलते हैं उसको दबा दो, फिर से शेप चेंज हो गया, फिर ऐसे फोर्स लगा उसको गोला कर दो। मतलब कि फोर्स शेप को चेंज कर सकता है। आसपास तुम देख सकते हो कि बहुत जगह पर तुम फोर्स लगा के शेप चेंज करते हो, नहीं करते हो? एक बात और जान लो तुम बाबू, फोर्स कैन चेंज द shape and size of an object। यहाँ तक दिख रहा बाबू? अब बोलो सब मतलब शेप ही बताए, साइज तो बताए नहीं, साइज तो कहीं चेंज हुआ नहीं। रबर का लो बांधो ना, उसको पकड़ के खींच दो, पकड़ के क्या किया हम लोग फोर्स लगाए, तो फोर्स लगाने पर वो बड़ा हो गया, टूट जाएगा ना जी। हाँ, एक लिमिट तक बताएंगे कब टूट जाएगा, ये भी पढ़ना है कि कब रबर टूट जाएगा, कहाँ तक नहीं टूटेगा, कौन कब टूट जाएगा, सब कुछ पढ़ना है। 11th का फिजिक्स मतलब कि आसपास की चीजें तो बारे में पूरा जानकारी है तुम्हारा। तो सब 11th में थोड़ा करके सब कुछ तुमको बता दिया जाएगा। तो रबर को और खींच दोगे, ठीक है, तो उसका साइज बढ़ जाएगा। स्प्रिंग है उसको दबा दो, दोनों साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जब हम लोग फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट का शेप, साइज, मोशन का डायरेक्शन और स्टेट कुछ भी चेंज हो सकता है। चलिए लिखिए तो फटाक से ना, ये मेसी और रोनाल्डो का फोटो नहीं बनाना है ना, इसे बनाने के लिए बता दिया। चलो देखें बाबू, राम सुंदर श्याम सुंदर, सुनना दादा, देखो अब हमको टाइप्स ऑफ फोर्स जानना है। फोर्स के कितने टाइप होते हैं? तो टाइप्स ऑफ फोर्स चैप्टर 1 में पढ़ाया नहीं हम, क्या तुम्हें याद है? हाँ मुझे नहीं याद। 4 टाइप ऑफ फोर्स दुनिया, टाइप्स ऑफ फोर्स। यस सर, याद है। यस सर, अभी याद आया। टाइप्स ऑफ फोर्सेस, फोर्स नहीं फोर्सेस। ये 4 टाइप के मेनली हम लोग फोर्स को रखते हैं, ठीक है। तो उस 4 टाइप के फोर्स में हम लोग यहाँ पर नहीं जानेंगे। कौन कौन सा फोर्स होता है? पहला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यही 4 टाइप में दुनिया का जितना फोर्स है वो सब इसी 4 कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन हम लोग इस चारों कैटेगरी को यहाँ पे नहीं देखने वाले हैं, हम यहाँ पे देखेंगे कुछ अलग टाइप का फोर्स, ठीक है। जैसे पहला जो फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। पहला जो फोर्स है वो कांटेक्ट फोर्स है। कांटेक्ट मतलब समझते हो ना? यस सर। कांटेक्ट का मतलब क्या? संपर्क। अरे बाप रे, हिंदी। संपर्क बल। कांटेक्ट फोर्स का मतलब संपर्क,
जिस फोर्स को लगाने के लिए तुमको बॉडी में टच करना पड़े, उसके लिए टच जरूरी है, तो उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? कांटेक्ट फोर्स। ठीक है। दूसरा फोर्स हम लोग जानेंगे वो होगा नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट मतलब कि वैसा फोर्स कांटेक्ट आवाज नहीं, नॉन कांटेक्ट फोर्स वैसा फोर्स जिसके लिए कोई कांटेक्ट की जरूरत नहीं। ठीक है। जैसे इस ऑब्जेक्ट को नीचे छोड़ेंगे, आएगा नीचे, क्या अर्थ और इसके बीच में कोई कनेक्शन है? लेकिन फिर भी ये खींचा चला आ रहा है इसकी तरफ, इसी को तो मोहब्बत कहते हैं। बिना कांटेक्ट के भी खींचा चला आया उसके। चलो सुनो, कांटेक्ट फोर्स क्या है? फोर्स हो गया, सॉरी। चलो, कांटेक्ट फोर्स में कौन कौन से फोर्स होते हैं? तीन ज्यादा है इसमें। कॉन्टैक्ट हो गया, ये एक्स्ट्रा लोग भूल जाते हैं। चलो कोई बात नहीं। कांटेक्ट फोर्स, पहला जो कांटेक्ट फोर्स जानते हैं हम लोग, वो जानते हैं फ्रिक्शन। क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो हम तो पढ़ाएंगे पूरी बात। फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स इसको बोलते हैं। दूसरा होता है हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन हम 9 में पढ़ाते थे, इसको भी पढ़ा देते हैं, लेकिन लोग नहीं पढ़ाते, कोई बात नहीं, यहाँ आप सब सीख लीजिएगा। तीसरा होता है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग में लगने वाला फोर्स जो है वो होता है स्प्रिंग फोर्स। इसको हम लोग कभी कभी F के नीचे S से दिखाते हैं, स्प्रिंग फोर्स ना। और चौथा एक और ले लें, क्या नॉर्मल हो गया, क्या होता है? टेंशन। सरफेस टेंशन नहीं, सरफेस टेंशन अलग है, टेंशन अलग है। इस टेंशन को लेके बहुत लोगों को टेंशन होता है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि टेंशन कम कर लिए, हम टेंशन तुमको दे देंगे। चलो सुनो, ये 4 टाइप के फोर्स हमको पढ़ लेना है। अभी जो हमको मेनली देखना है वो टेंशन देखना है और नॉर्मल रिएक्शन देखना है। ये 2 फोर्सेस पढ़ लें, उसके बाद हम लोग जान लेंगे कि क्या है। अभी फ्रिक्शन थोड़ा लेट से लीक करेंगे, स्प्रिंग फोर्स का जिक्र थोड़ा लेट से होगा। नॉन कांटेक्ट फोर्स में कैसा फोर्स हो सकता है? नॉन कांटेक्ट में फोर्स होता है, पहला देखो तो ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स देखो, अर्थ और किसी ऑब्जेक्ट के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, फिर भी इस पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है। दूसरा बात अगर हम बात करें तो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रो किसके बीच में लगता है? 2 मास के बीच में, 2 मास के बीच में लगता है, 2 मास के बीच में लगता है। आगे बात करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो 2 चार्ज के बीच में लगता है। ठीक है। तीसरा होता है मैग्नेटिक फोर्स, 2 मैग्नेट के बीच में लगता है। ठीक है। ये क्या है हमारा? ये कुछ नॉन कांटेक्ट फोर्स है, मतलब कि इनके बीच में कांटेक्ट नहीं है, उसके बावजूद भी फोर्स लगता है। समझी? यस। कुछ और अगर बात करो तो एक होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स और एक होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जिसका बात फिजिक्स में बहुत कम होता है, 12th में होगा। अगर तुम केमिस्ट्री में वान डेर वाल्स फोर्सेस पढ़े हो, वान डेर वाल्स फोर्सेस सुने हो नाम? यस सर, 10th में था वो तो केमिस्ट्री में। हाँ, केमिस्ट्री में 10th में शायद नहीं था, उसमें था वो इस सन को नहीं में सर एक्सटेंड में अच्छा होगा मान लीजिए। हाँ, ठीक है। तो 10th में अगर नहीं पढ़ा होगा तो 11th में तुमको वान डेर वाल्स फोर्सेस पढ़ना है। ठीक है। मतलब कि जो न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स एग्जिस्ट करता है वो सब, उसमें 2 टाइप के फोर्सेस, एक होता है वीक फोर्स, एक होता है स्ट्रॉन्ग फोर्स। वीक फोर्स मतलब कि उतना भी वीक नहीं होता है, ग्रेविटेशन से तो तबाह ही होता है। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। उसका जिक्र हमको नहीं करना है, इतना टाइप का हमको फोर्स पढ़ना है। ठीक है। अभी हमको 11th के इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में हमको पढ़ लेना है नॉर्मल, टेंशन, फ्रिक्शन और स्प्रिंग फोर्स, और एक और कितने ग्रेविटेशन फोर्स। ये दोनों जो टॉपिक है वो 12th का है, मतलब इसको हम लोग 12th में पढ़ेंगे, 11th में इसका जिक्र नहीं होगा। मतलब कि नॉन कांटेक्ट फोर्स को ग्रेविटेशन फोर्स का पढ़ना है, और ग्रेविटेशन फोर्स के ऊपर एक पूरा बड़ा चैप्टर ही है, मतलब एक चैप्टर है तुम्हारा ग्रेविटेशन। इसको लिखो, इसके बाद हम लोग जिक्र करते हैं बारी बारी से कि कौन कौन क्या क्या है। पहले नॉर्मल लेते हैं, उसके बाद टेंशन लेंगे ना। टेंशन लेने का जवाब देने का, टेंशन ज्यादा किसी को दोगे ना तो एक ही बार
पलट के दे देगा, फिर खत्म, टाटा। चले, आज का इंट्रोडक्शन क्लास है, इसमें कुछ नहीं पढ़ा रहा तुमको, सिर्फ इस चैप्टर के लिए जो चीज जरूरी है, जो मिर्च मसाला है वो तुमको दिया रहा, मेन आइटम बाद में, ये सब चटनी समझो, दाल भात बाद में। तो चलो आगे बढ़े बेटा, अरे जमाई नहीं लेना है, किसको बोले, सुनो बाबू, बाबू सुन लो, सुनना। सबसे पहले बात है नॉर्मल, नॉर्मल या नॉर्मल रिएक्शन भी लोग बोल देते हैं, लोग का क्या, लोग तो बोलेंगे कुछ नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन इसको नॉर्मल सिंपली बोलते हैं, ये होता है एंथैल्पी का। ये क्या है, इट इज अ फोर्स, इट इज अ फोर्स exerted by, exert मतलब पता लगाना ना, exerted by surface, surface perpendicular to, perpendicular to perpendicularly on an object। सुनो, नॉर्मल रिएक्शन एक तरह का कांटेक्ट फोर्स है, और ये क्या होता है कि सरफेस, किसी भी सरफेस पे, सरफेस के द्वारा किसी बॉडी पर लगाया जाने वाला फोर्स है जो कि परपेंडिकुलरली लगता है, परपेंडिकुलरली। चलेगा लोग ऐसे देख, ये नॉर्मल रिएक्शन क्या है, देखना, अगर कोई ये सरफेस है, किसी चीज का टेबल है, मान लो ये टेबल है, टेबल का सरफेस है, अब इस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, इस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इस सरफेस के द्वारा एक फोर्स लगेगा। इसका जो सरफेस है, जो टेबल का सरफेस है, इस पे एक फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगा, एकदम परपेंडिकुलरली, ठीक है। टेढ़ा कभी भी नॉर्मल रिएक्शन नहीं होता है, हमेशा सरफेस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर। इसके सरफेस के द्वारा इस ऑब्जेक्ट पे क्या लगेगा, एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, एन से लिखते हैं। और जो इस ऑब्जेक्ट का सरफेस है, उस सरफेस के बाद इस सरफेस पे एक नॉर्मल रिएक्शन नीचे लगेगा। दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको अभी हम लोग बराबर कर सकते हैं, ठीक है, आगे देखेंगे वो होगा कि नहीं। तो इसके सरफेस, सुनो, टेबल के सरफेस के द्वारा लग रहा है, इसके ऊपर कितना नॉर्मल, और इधर की तरफ लग रहा है नॉर्मल, ठीक है। अगर इसको n1 मान लो, या सर टेबल का सरफेस या ग्राउंड का सरफेस, क्या टेबल का सरफेस या ग्राउंड का सरफेस, ग्राउंड भी कर सकते हो, कोई भी एक सरफेस है, ग्राउंड का, टेबल का, चेयर का, छत का, कुछ भी का, ठीक है। तो ये एक सरफेस है, इसमें एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसके सरफेस के ऊपर की तरफ इसका सरफेस एक लगा रहा है, तो एंटी बोल रहा है, सॉरी नॉर्मल एक्सर्टेड बाय टेबल, और इसको बोल दो, यहाँ पे बॉडी बोल दो, ऑब्जेक्ट बोल दो, मतलब कि नॉर्मल जो ऑब्जेक्ट द्वारा लगाया जा रहा है किस पे, इस सरफेस पे, इसको हम लोग बोल देंगे। तो जब भी एक ऑब्जेक्ट को रखा जाता है किस सरफेस पे, तो वहां पे दो नॉर्मल एक्ट करता है, एक उसके बॉडी के सरफेस के द्वारा जो सरफेस पे रखेगा उस पे, और एक जो सरफेस पे रखा होगा उसके द्वारा उसके बॉडी पे। तो यहाँ पे दो टाइप का फोर्स, सॉरी दो टाइप के, दो फोर्सेस नॉर्मल दिखते हैं। एक एग्जांपल ये हो सकता है, दूसरा एग्जांपल समझना, कुछ ऐसा ले रहा हूं, ये एक इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, क्या है, इंक्लाइंड प्लेन, ये दीवार है और ऐसे है, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये भी इंक्लाइंड प्लेन है, ये ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है। तो इस ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल कैसे लाएगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब कि जो नॉर्मल का डायरेक्शन होगा इस सरफेस पे यहाँ परपेंडिकुलर लाएगा, किसके द्वारा, सरफेस के द्वारा, और इस बॉडी के सरफेस के द्वारा इसके नीचे लाएगा एक और यहाँ पे नॉर्मल। मतलब कि जैसे भी ऑब्जेक्ट को रखें हमेशा नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर ही लगता है, ये बात खोपड़ी में डाल कर रहे हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लेना चाहें तो देख सकते हो, अगर कोई स्फीयर है, स्फीयर मान लेना है, दिखेगा नहीं तो भी मान लेना क्या स्फीयर है। अगर इसके ऑब्जेक्ट को हम लोग कहीं कर दें, यहाँ कर दें, तो यहाँ गिर जाएगा सर,
अरे ये 3D फोटो है, ठीक है, चलो यहीं पे रखते हैं। ये ऑब्जेक्ट, छोटा सा ऑब्जेक्ट, सुंदर सा क्यूट सा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट पे इसके द्वारा इसके जो सरफेस पे रखा है, इस सरफेस के द्वारा इधर नॉर्मल आएगा, इसके परपेंडिकुलर, और इस ऑब्जेक्ट के द्वारा इस पे लगेगा, इसके परपेंडिकुलर। जिस परपेंडिकुलर को तुम खींचोगे, बढ़ाओगे, तो ये क्या होगा, सेंटर से पास होगा। क्लास 10 में तुम पढ़े होगे, कोई भी लाइन जो सर्कल में परपेंडिकुलर होता है वो कहां से पास होता है, सेंटर से ही पास होता है। तो कहने का मतलब ये नॉर्मल इधर लगेगा, ठीक है। और इसके द्वारा भी लगाया जाएगा, इस ऑब्जेक्ट के सरफेस द्वारा इसका नॉर्मल इधर भी लगेगा। तो कहने का मतलब कि जहां भी सरफेस है, जहां भी सरफेस और दो बॉडी कांटेक्ट में है, वहां पे एक फोर्स हमेशा एक्ट करता है, इसको बोलते हैं क्या, नॉर्मल। और इस फोर्स का खासियत है ये सरफेस के द्वारा लगाया जाएगा और हमेशा सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा। छापो इसको n1 n2 मान सकते हो, n1 n2, इसको मान लें n1, इसको मान लें n2। और एग्जांपल दिखा दें, बोलो ना, बोलेगा दिखा दे। लो एक और ले लो, चौथा, इसके बाद आगे बढ़ो। देखो बाबू क्या बना है, ये इधर एक दीवार है, दीवार देखा ये अमिताभ बच्चन वाला दीवार नहीं, ये हम इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। सुनो बाबू, ये इंक्लाइन प्लेन है, ठीक ना, और इस दीवार से लगा हुआ एक ऐसे बीम डाला हुआ है, बीम समझते हो, बीम, ठीक है, ये बीम। अब बोल रहा है भैया इस पे कहाँ नॉर्मल लग रहा है, बताइए, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल कहाँ एक्ट कर रहा है, बता सकते हो? ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, समझोगे? जहाँ कांटेक्ट है वहाँ देखो, ये दीवार और एक बीम, यहाँ पे कांटेक्ट है। हाँ। इस दीवार के द्वारा इसके ऊपर, इसको थोड़ा सा पेंट करके हम गलती की क्या, इसके दीवार के द्वारा इधर की तरफ लगाएगा नॉर्मल, इसको मान लो n1, और इस बीम के द्वारा इधर की तरफ लगाएगा एक और नॉर्मल, इसको n2 मान लेंगे। नहीं, यहाँ फिर से देखो, ये दीवार और ये बीम फिर से कांटेक्ट है इंक्लाइन प्लेन, तो यहाँ पे भी कांटेक्ट हो रहा है। इस सरफेस के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर एक लगेगा नॉर्मल, और इसके अपोजिट इसके द्वारा भी इसके परपेंडिकुलर लगेगा नॉर्मल, इसको n3, इसको n4 मान। नहीं, तो कहने का मतलब है कि जहां भी दो बॉडी कांटेक्ट में आएगा वहां पे नॉर्मल फोर्स। अगर इसको थोड़ा और फोटो और हम लोग इसको ऐसे कर दें, ये इंक्लाइन में ऐसे कर देते हो, ये ऐसे, ये मान लो बॉक्स है और ये ग्राउंड है, ठीक है। तो इसके बाद फिर से दो फोर्स बढ़ जाएगा, इस ग्राउंड के द्वारा, इस ग्राउंड से इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा, इसको n5 ले लो, और इस सरफेस के द्वारा एक नीचे की तरफ लगाएगा, इसको लो n6 ले सकते हैं। इतना नॉर्मल यहाँ पे लग रहा है, जहां दो बॉडी कांटेक्ट में वहां नॉर्मल फोर्स लगेगा ही लगेगा। तो जब भी आगे बॉडी कांटेक्ट में आएगा तो तुमको दिखाएंगे कि देखो ये नॉर्मल लग रहा है, तो तुमको पता होना चाहिए कि हाँ दो बॉडी कांटेक्ट में है, मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर एक फोर्स लगेगा ही लगेगा, जिसको हम लोग किस नाम जानते हैं, नॉर्मल। अब लिखो, चलो, लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया हो, इनर्शिया की बनर्शिया किसको बोलते हैं, जो बनारस बनाने वाला। चलो देखो, आप मिटा सकते हैं ना, उसके साथ हम झारखंडी हैं। सबसे भयानक बिहारी लगता है, बिहारी तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में, नॉर्मल लगे, झारखंडी कैसा लग रहा है? हम लोग MS धोनी के स्टेज से मिठाई सो, यस, ये तो सब स्टेट वाला इसे बोल भी दे सकते हैं। वेस्ट बंगाल का क्या बोलेंगे, तो बंगाली बोल देते हैं। उत्तर प्रदेश वाला क्या बोलेंगे, उत्तर प्रदेशी, वाह। और उत्तराखंड वाला, और गोवा वाला, गोवा वाला क्या बोलेंगे जी, गोभी, वाह। क्या इनोवेशन हो रहा है मेरे क्लास में, बताइए, इतने टैलेंटेड लोग कोई कर रहे हैं। देखो बाबू दूसरा क्या है, टेंशन, टेंशन।
टेंशन जो लगता है ना वो कहीं पर रस्सी में स्ट्रिंग, वायर, स्प्रिंग, रॉड, स्प्रिंग नहीं चैन बोल सकते हो, ठीक है, स्प्रिंग हो जाता है। तो ये टेंशन कहाँ यूज लगता है? सबसे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब होता क्या होती है? धागा, रस्सी। स्ट्रिंग पीने वाला स्ट्रिंग देखो। रॉड होगा, रॉड नहीं देखते हैं, रॉड हो गया, चेन हो गया, ये सब में जो लोग फोर्स को हम बोलते हैं टेंशन, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि द फोर्स exerted by a string बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं, स्ट्रिंग ना बोलते हैं, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग। अरे स्पेलिंग में तुम लोग कंफ्यूज कर रहे हो। क्या होता है? देखो कौन दे रहा है ऊपर से? धागा का स्पेलिंग देखो। अब अंग्रेजी में पढ़ना पड़ेगा। सर आप थ्रेड लिख दीजिए ना। क्या होता है? थ्रेड। स्टार बना दीजिए। क्या बोल रहे थे उसमें? STRING ना, STRING। देखो स्ट्रिंग। अभी हम लोग गलत को सही साबित और सही को गलत साबित करते हैं। देखो द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब धागा, थ्रेड वो बोल रही है, इसका सब्स्टिट्यूट दे दीजिए, स्ट्रिंग का खत्म कर थ्रेड लिख दीजिए के बाद। इज कॉल्ड टेंशन। टेंशन या टेंशन फोर्स बोलते हैं। एक धागा के द्वारा, एक रस्सी के द्वारा, एक रॉड के द्वारा, एक चेन के द्वारा जो लगाया जाने वाला फोर्स है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंशन। ये दिखेगा कैसा? तो कुछ ऐसा दिखेगा। मान लो एक सीलिंग है, दीवार है, और यहाँ पे एक रस्सी लटका हुआ है और रस्सी में पकड़ के लटक गया बाबू राम सुंदर। कौन लटक गया? ये लो पकड़ के लटका हुआ है, ठीक है, हाथी लटका। ये देखो मान लो एक ऑब्जेक्ट लटका हुआ है ना, क्या बोले? फांसी पे लटका दीजिए। हमने वो देखो ये ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ ना कुछ मास होगा। बोलो हाँ। ऑब्जेक्ट है तो मास होगा ही। और नीचे ग्राउंड भी होगा। यस बोलो हाँ। और ग्राउंड है तो ग्राउंड की तरफ एक फोर्स भी होगा। तो हाँ, उस फोर्स को ग्रेविटेशन फोर्स बोलेंगे। फोर्स नीचे की तरफ। वीडियो काला आ गया। कोई बात नहीं, गोरा कर दो, पूरा खोल दो। इधर देखो, देखा गोरे लगे थोड़ा सा। तो इस ऑब्जेक्ट को एक फोर्स नीचे की तरफ खींचेगा जिसको हम बोलते हैं क्या? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक। अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं गिर रहा है, अगर सीलिंग से लटका हुआ है ऑब्जेक्ट नहीं गिर रहा है, एक तो फोर्स खींच रहा है, ग्रेविटेशन को पकड़ के नीचे खींच रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट नीचे नहीं आ रहा है। इसका मतलब कोई न कोई और है यहाँ पे जो इसको ऊपर की तरफ भी खींच रहा है बाबू राम सुंदर। समझ रहे हो? तो इस रस्सिया के द्वारा, रस्सिया गलत बात, इस रस्सी के द्वारा एक ऊपर की तरफ फोर्स लगा, इसको बोलते हैं क्या हम लोग? टेंशन। और ये फोर्स इसको ऊपर खींचना चाहेगा और ये इसको नीचे, दोनों तब तक इक्विलिब्रियम में रहेंगे, तब तक ये रस्सी टूट के नीचे नहीं गिरेगा जब तक नीचे वाला फोर्स ज्यादा ना हो। अगर ये धागा से बांध दे, कौन सा जो बटन को सिलने वाला था, कपड़ा सिलने वाला धागा से 3 किलो लटका दीजिए हम, क्या होगा? गिर जाएगा, टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि उस रस्सी का जो टेंशन होगा वो उसके ग्रेविटेशन फोर्स से कहीं बहुत कम होगा, इसलिए टूट के गिर जाएगा। लेकिन अगर ये लटक रहा है, टूट नहीं रहा है, इसका मतलब कि इसके नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशन, उसके ऊपर की तरफ भी लग रहा होगा फोर्स, और उसी फोर्स को क्या कहते हैं? टेंशन। ये तो यहाँ का बात हुआ। अब यहाँ पे भी तो लटका हुआ है, इस दीवार से तो जुड़ा हुआ है रस्सी, ये पूरा बात नीचे नहीं गिर रहा है, इसका मतलब ये पूरे बात पे फोर्स इधर लग रहा है,
एक टेंशन इधर की तरफ भी लगेगा, ठीक है। इसको ऊपर खींचना चाहेगा, ये इसको ऊपर खींचना पड़ेगा। टेंशन का डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट होता है। जो भी ऑब्जेक्ट तुम लिए हो, जहां से धागा बंधा हुआ है उससे दूर, मतलब कि जहां से तुमको टेंशन का डायरेक्शन जाना है वहां बैठ जाना है, ठीक है। मान लो तुमको यहाँ पे टेंशन का डायरेक्शन जाना है, यहाँ बैठ जाओ और बैठ के रस्सी की तरफ छाता खोल दो। यहाँ बैठ के छाता नीचे खोलोगे, नहीं ऐसे बैठोगे तो नीचे छाता खोलोगे, ये छाता। यहाँ पे तुमको टेंशन चाहिए, इस पे बैठ जाओ और बैठ के छाता खोल दो। अब तो तुमको अगर यहाँ पे एक और रस्सी लटका दो, दूसरा देखो, दूसरा खींचो, ठीक है। यही फिर से वही वाला सीलिंग, ठीक है। और छाता मतलब एक तरीका है समझने का, छाता नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो दो ऑब्जेक्ट लटका दीजिए, ठीक है। इसका मास ले लेते हैं m1, इसको मास लेते हैं हम लोग m2, अलग अलग मास का है। अब बाबू इसको भी नीचे खींचेगा फोर्स, इसको भी नीचे ग्रेविटेशन लगेगा, m1 g होता है और इसको नीचे फोर्स लगेगा कितना, m2 g से खींचेगा। मतलब कि नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, इसको नीचे खींचना चाहेगा। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं गिर रहा है, अगर हवा में झूल रहा है, लटक रहा है, तो इसको ऊपर की तरफ खींचने वाला कोई ना कोई एजेंट जरूर होगा और उस एजेंट को हम लोग बोलते हैं क्या, टेंशन। अगर यहाँ पे हमको टेंशन का चाहिए तो यहाँ पे बैठ जाओ, टेंशन का डायरेक्शन किधर, ऐसे ऐसे। यहाँ पे तुमको टेंशन चाहिए तो यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे टेंशन चाहिए तो ऐसे, और यहाँ पे टेंशन चाहिए तो ऐसे। एक बात याद रखना कि जब तक रस्सी चेंज नहीं होगा तब तक टेंशन चेंज नहीं होगा, जब तक बीबी चेंज नहीं होगी तब तक टेंशन चेंज। बीबी चेंज टेंशन चेंज, मतलब कि सेम बीबी से सेम टेंशन तुमको मिलता रहेगा। तो कहने का मतलब बीबी बदलते रहेगी ना। नहीं, जब तक रस्सी चेंज नहीं हुआ टेंशन का वैल्यू सेम होता है। तो अगर मान लो कि इसमें टेंशन T है, ऊपर भी टेंशन T होगा, बस डायरेक्शन में कोई रहेगा। क्या देखो ये अलग राशि और ये अलग राशि, इसमें अगर T1 टेंशन लग रहा था तो यहाँ भी T1 टेंशन लगेगा, यहाँ अगर T2 लग रहा है तो यहाँ भी T2 लगेगा। मतलब कि जब तक राशि चेंज नहीं होगा तब तक टेंशन का वैल्यू सेम होता है। बोलो हाँ। तीसरा बात सुनोगे, एक और बात देखो, कुछ और बहुत अलग अलग टाइप का क्वेश्चन इससे बन सकता है। बाबू राम सुंदर देखो, ये है पुली, कौन है पुली। पानी भरे हो 15 रुपए का भी? नो सर, 15 रुपए नहीं है सर कहो कि हम लोग टैप वाले जमाने का, हम लोग हैंडपंप भी बहुत रेयर देखते हैं। इस पुली को इस दीवार से लटकाया हुआ है, ठीक है, और इससे एक होता हुआ एक यहाँ पे रस्सी लटका हुआ है, ठीक है, जो कि मास m का है। ये रस्सी लटका हुआ है, यहाँ पे कुछ भी लटका सकता है, और एक और रस्सी से यहाँ पे एक और लटका हुआ है, ठीक है। ये पुली जो है इसको हम लोग मान लेते हैं कि मासलेस है, ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं ये पुली मासलेस है और इस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। मतलब कि ये पुली जो है क्या है, पुली मतलब वही घिरनी जिससे तुम ऐसा रहता ना घुमाओ, जैसे पानी खींचते हो, वही पुली बोलते हो। तो ये पुली क्या है, मासलेस है, मतलब कि ना तो इसके पास कुछ मास है और ना ही इसमें कुछ फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शनलेस है। तो क्या होगा देखना, इसका हम m2 दे देते हैं। अब इसके नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा ग्रेविटेशन, कितना m1g, और यहाँ पे m2g। ऐसा लग रहा है बहुत रिस्पेक्ट दे रहा है, m1g की कौन है, m2g लगेगा। अगर ये बैलेंस में है, तराजू देखो, अगर ये बैलेंस में समझो तराजू में, ठीक है, अगर ये बैलेंस में है, गिर नहीं रहा है, इसका मतलब है कि नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसको ऊपर की तरफ बैलेंस करने वाला कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा। यहाँ पे अगर टेंशन निकालोगे तो किधर की तरफ, ऊपर की तरफ, इसको मान लो T1। यहाँ पे फोर्स टेंशन निकालोगे किधर की तरफ, नीचे, इस पे बैठो नीचे बोलो, तो बैठ के गिरना नहीं है ना, यहाँ पे T1 ही रहेगा क्योंकि रस्सी चेंज नहीं हुआ है तो टेंशन चेंज नहीं होगा। यहाँ पे देखो सेम रस्सी इधर है और यही रस्सी इधर पार हुआ है, रस्सी चेंज नहीं हुआ है। अगर जैसे फ्रिक्शन और मास कुछ हो जाएगा तो कहानी चेंज हो जाएगा, लेकिन इसको मासलेस और फ्रिक्शनलेस मान लिया, तो यहाँ पे भी इधर की तरफ टेंशन T1 ही रहेगा और इधर की तरफ टेंशन
T1 ही रहेगा। मतलब इस पूरे रस्सी में टेंशन कितना काम करेगा? T1 एक टेंशन। अभी वैल्यू निकालना बताएंगे, टेंशन का वैल्यू कैसे निकलता है। दूसरी बात, इसका फरिया लोटा गिर गया। सुनो कोई बात नहीं, बात बोलो, चूका लेके आओ तुम। डू यू नो चूका? चूका इज अ स्मॉल फॉर्म ऑफ पॉट। मटका का छोटा जो बच्चा होता है ननका, चूका कहते हैं। देखो एक और कोई टेंशन काम करेगा जी सर जिसमें पैसा लगता है ना, सुनो हाँ गुल्लक हो गया। देखो क्या कितने तेजस्वी लोग हैं यहाँ। देखो बाबू राम सुंदर और कहीं टेंशन लगेगा, इसमें और कहीं टेंशन लगेगा। यस सर, पूरा सिस्टम इस रस्सी से लगा हुआ बाबू। तो मतलब कि ये जो रस्सिया है, फिर से ये जो धागा है, इसका टेंशन इधर T2 और ऊपर से इधर की तरफ भी T2। तो ऐसा टेंशन दिखेगा तुम्हें क्या? बस अभी तुम टेंशन का डायरेक्शन जानो कि टेंशन जब लगता है किसी रस्सी में तो ऑब्जेक्ट जहां से वो जुड़ा होता है उससे अवे लगता है। यहाँ जुड़ा हुआ था इससे उधर की तरफ, यहाँ जुड़ा होता है इससे नीचे की तरफ, यहाँ जुड़ा होता है ऊपर तरफ, उधर की तरफ, ऊपर नीचे, समझ गए? चलो एक छापो, उसके बाद एक आध क्वेश्चन और लगाते हैं। सर ये नीचे की तरफ फैर हो रहा है, उसका मतलब नहीं समझ। कौन नीचे की तरफ बाबू? ये वाला है वाला सब में जो है सब में है। ये ऐसा करना चाह रहा बाबू तुम कि ये वो बाबू एगो टेंशन इधर और एगो टेंशन इधर, ये वाला पूछ रहा तुम। ये दोनों तरफ टेंशन लगता है, जहां से ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है ठीक है वहां से टेंशन लगता है। ये ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है यहाँ से, इस रस्सी में यहाँ पे टेंशन नीचे की तरफ लगेगा और यहाँ पे टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा। टेंशन सेम होगा बस डायरेक्शन चेंज होगा अपोजिट होगा। और क्वेश्चन देखोगे, देखिएगा तो देखिए। चलो एक आध और दिखा दें। यस सर। दिखाइए सर। हाँ सर, नहीं सर, कंफ्यूजन बहुत है। ये क्या है? सीलिंग, इससे वो लगा दी ऑब्जेक्ट। ये ऐसे रह सकता है जी, ये धागा है ऐसे रह सकता है, इसको और जोड़ना पड़ेगा। इसको एक और से जोड़ दिए M2 से, और इसको एक और से जोड़ दिए M3 से, या इसको दीवार से M3 से, और इसको जोड़ दिए हम लोग कहाँ से? इसको ऐसे ये ऐसे लटका हुआ है। देखो ये भी अगर इतना समझ आओ तो टेंशन का डायरेक्शन का कोई टेंशन नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले रस्सी चेंज नहीं होगा। टकला फोड़ देगा। रस्सी चेंज, टेंशन चेंज होगा रे गधा, नहीं होगा कर रहा है। जब रस्सी चेंज तब टेंशन चेंज, जब हाँ देखो ये ऑब्जेक्ट यहाँ जुड़ा हुआ है, इससे अवे लगेगा टेंशन इधर की तरफ। मान लो T1 लेते हैं तो यहाँ पे भी टेंशन लगेगा, रस्सी से यहाँ पे क्या लगेगा T1। या देखो दूसरा रस्सी इधर की तरफ एक टेंशन कितना T2। ये रस्सी दूसरा था, ये रस्सी दूसरा हो गया ना, यहाँ पे टेंशन क्या होगा T2। इधर की तरफ भी क्या होगा T2। या ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है T3 और यहाँ पे इधर T3। ये क्या T4 और ये कितना ले T4 ना। तो अगर ये तुमको समझ में आ गया इतना कि टेंशन का डायरेक्शन किधर होगा, अभी टेंशन तुमको निकालना नहीं सिखाएंगे, टेंशन निकलेगा कैसे बोलो बाबू, बोलो, अरे बोल दो बोलो बाबू राम सुंदर। हम तो सोच रहे हैं कि एक वीडियो बता देंगे, थोड़ा सा 5 मिनट और रुक जाओ क्या भगवान के लिए? भगवान के लिए क्या रुकोगे तुम? भगवान आज तक किसी के लिए रुके हैं? तुमको ले जाएंगे? नहीं, मेरे लिए रुक जाएंगे तो नहीं। चलें थोड़ा सा और एक बात हम लोग कर लेंगे, छोटा सा बेसिक। ठीक है, इधर बन जा सकते हैं। हाँ है इधर में
FBD कल देखेंगे और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन कब देखेंगे? कल। चले बाबू अकबक लग रहा है क्या? हम लाए यार पानी लेकर बैठा करो जब अकबक हुआ 2 घूट। अरे वो 2 घूट नहीं होता, खाली गंदा गंदा सोचता है। चले देखें, टेंशन निकालना सिखाएंगे तुमको, जिंदगी से टेंशन कैसे निकालना है और यहाँ पे टेंशन कैसे निकालना, दोनों तरीका बाबा के पास सब है। रामबाण, चाहे आपकी फिजिक्स में टेंशन निकालना हो या जिंदगी में। आइए और मिलिए। देखो जी अंजलि, चुप काहे हो? देखो बाबू राम, फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स। फोर्स हम बताने क्या होता है? आपको सर फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जो बोलो ये फॉर्मूला होता है। इसको दिखा देते हैं हम लोग ऐसे, m इक्वल टू m मास धरती वाली मास। देखो अंजलि ये देखो ये क्या है? m इक्वल टू m। इसका SI यूनिट जानते हो? SI यूनिट क्या होता है? न्यूटन। यही न्यूटन चाचा का पूरा कहानी इसमें जीव नियम में ना पढ़ना। क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन अगर इसका एक और यूनिट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूटन। इसका सीजीएस यूनिट होता है, सीजीएस यूनिट। सीजीएस सिस्टम होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। ये एसआई सिस्टम है। सीजीएस यूनिट जो होता है इसका क्या होता है? बताओ भाई, बताओ। हाँ बोल बोलो। डाइन। डाइन क्या होता है? डाइन। डाइन मत बोल देना, क्या है? डाइन है। इसको अगर करोगे तो इसको सेंटीमीटर, सॉरी ग्राम से, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका डायमेंशन तुमको पता है? यस सर। इसका डायमेंशन होता है डायमेंशन लगाओ MLT माइनस 2। MLT माइनस 2 होता है क्या इसका डायमेंशन? ये बेसिक बात है जो कि छूट गया था, ठीक है। 100 ग्राम रुको 2 मिनट रुको, उसके बाद बताएंगे। 2 मिनट बस। बाबू बाबू देखो, एक ग्रेविटेशन फोर्स जान लो। ग्रेविटेशनल फोर्स, तब कल जाके हम लोग FBD देख पाएंगे। अगर कोई एक मास m1 है और दूसरा मास m2 है, 9 में पढ़े हो, इसके बीच, इसके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस r है। इसमें लगने वाला फोर्स ग्रेविटेशन होता है G into m1 into m2 by r²। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। किसी भी बॉडी पे अर्थ की तरफ लगाया जाने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसको लोग वेट बोलते हैं। वेट समझ लो, वेट क्या है? अ फोर्स which is exerted by अर्थ। अर्थ का ये बोलते हो ना, बाय द अर्थ कर दो, बाय द अर्थ। कहाँ किधर लगाता है? टुवर्ड्स इट्स सेंटर, अपने सेंटर की तरफ लगाता है। कौन जी? अपने सेंटर की तरफ अर्थ फोर्स लगाता है और उसी फोर्स को हम लोग क्या करते हैं? वेट करते हैं। क्या करते हैं? वेट। ये जो वेट का फार्मूला वो वेट इक्वल होता है mg, मतलब कि वेट जो होता है mg के बराबर। m है मास और अर्थ के केस में एक्सेलरेशन क्या लगता है? g, mg। कौन जी? mg, ठीक है। कभी-कभी तुमको वेट kgf में दे देता है। kgf? ये क्या बोल रहे हैं सर? सलाम रॉकी भाई। kgf का मतलब है मैया किलोग्राम फोर्स। जो हम लोग क्या करते हैं, किलोग्राम फोर्स kgf बोलते हैं। जैसे तुम लेने जाते हो किसी का तो बोलता है कितना वजन है, कितना वेट है इसका, तो बोलता है 5 kg। तो एक kg वेट का कॉन्सेप्ट चलता है हमारे पास।
ठीक है। केजीएफ जिसको केजीएफ बोलते हैं, वो केजीएफ नहीं है, ये दूसरा केजीएफ है। वो केजीएफ नहीं था तब से ये केजीएफ चला आ रहा है, वो तो नया, ये पुराना केजीएफ है। तो जो हम लोग मास लेते हैं ना सब्जी, वो सब्जी हम लोग किस में लेते हैं, उसका वेट लेते हैं, उसको केजीएफ। ये कोई फिजिक्स का यूनिट नहीं है, कोई लीगल यूनिट नहीं है, लेकिन ये हमारे आसपास में पॉपुलर, इसलिए इसको हम जान लेते हैं। थोड़ा हटाओ केजीएफ का बात। तो ये हो गया क्या हमारा वेट, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट कहीं पे लटका हुआ तो उसके नीचे की तरफ एक वेट लगेगा, और उस वेट को क्या बोलेंगे हम लोग, एमजी। सर वही ना केजीएफ, केजी जो उसका मास हो गया ऑब्जेक्ट का, और एफ मतलब फोर्स जो कि वेट के लिए लगता है। हाँ देखो पूरा समझ। देखो आज की क्लास में कुछ नहीं पढ़ाया तुमने। ये क्या है, एबीसीडी। क्या है, एबीसीडी। ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के लिए एबीसीडी है, जो तुमको आना ही चाहिए। उसके बाद तुम पढ़ाएंगे कैसे कर, केस कर, जिसे कर, और उसके बाद तुमको बुक पढ़ना सिखाएंगे, समझे? यस। चलो मिलेंगे हम लोग फिर टुमारो, नहा धोआ के खा पी के। डायमेंशन क्या, डायमेंशन किसे आया? तुम नहीं पढ़ा ना। चलो देखो जी, किसी और को भी कंफ्यूजन होगा, -2 कहां से, कैसे, क्यों? हम लोग यहाँ पे क्यों बोला, क्यों से पूछा है। देखो बाबू डायमेंशन 7, सुन लो, 1 मिनट का टाइम लेंगे, 1 मिनट में 40 सेकंड टाइम लेंगे। डायमेंशन को दिखाने के लिए 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेंथ को L से, मास को M से, टाइम को T से, करंट को A से, ऐसे करके पूरा 7 हमको देखना। हमको देखना है क्या कि ये जो डायमेंशन है फोर्स का, तो फोर्स के तो फार्मूला पे आओ। फोर्स का तो क्या होता है, एम। मास का यूनिट क्या होता है, केजी, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। ये होता है, इस सेकंड को नीचे भी लिख सकते हैं हम लोग। चलो केजी मतलब कि मास है, मास के लिए लिखते हैं m। मीटर मतलब कि लेंथ के लिए इसको लिखते हैं हम लोग l, और इसको लिखते हैं टाइम। टाइम का कपार में कितना, 2। इसको ऊपर ले जाओ तो क्या बात होगा, m/l/2। अरे ये हो गया क्या हमारा डायमेंशन। डायमेंशन एक्चुअली फिजिकल क्वांटिटी, मतलब जो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है, उसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस करने का तरीका है। वीडियो देखे थे, बनाए थे डायमेंशन का, एक बार देख लेना। उसके आगे का वीडियो बन नहीं पा रहा है, बनेगा। तुम कहाँ थी रहना इतना दिन से, हाँ? बोलो। इसीलिए तो सर पूछ रहे हैं, न्यू है इसीलिए। न्यू है तो पूछ, इतना 4 चैप्टर निकल गया, अब तक कहाँ थी तुम? एडमिशन लेते हैं तब ना आते हैं ट्यूशन, क्या यही बात है? और यही सोच हम पलामू का चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि बाबू तुम एग्जाम दो और आके 2-3 महीने आराम से बिना कुछ कहे पूछे पढ़ो। आने वाला जनरेशन को तुम बता देना कि वो है मास्टर, क्या हाँ 2 से 3 महीना हम पढ़ाते हैं, उससे कोई फी नहीं देना उसका, मतलब कोई फी क्या, फी तो उतना ही देना है, मतलब एक्स्ट्रा हम पढ़ाते हैं। लेकिन क्या करोगे, देयर इज लॉट्स ऑफ देवी इन आवर पलामू। धीरे धीरे चेंज करेंगे। चलो अरे अभी तक सही है जी।